ओके जी, वेलकम बैक एवरीवन। हम अपनी कहानी में कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे और हम शायद सूरज के साथ जो हैं वो कुछ चीज़ों को समझ रहे थे। हाँ जी। अभी हम एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं सीरत, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। तो सूरज के अंदर हमारे पास जो है 3 मेजर हमने बताया कि जो हमारे पास ऐसे ज़ोन हैं, जिनके बारे में हमें अक्सर क्वेश्चन्स जो हैं वो आते हैं। पहला कोर है, सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट रीजन है हमारे पास, वो हमारे पास कोर होता है, ये आपने कभी नहीं भूलना। अगर मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियर फ्यूज़न यहाँ पे होता है, तो भी गलत नहीं है। आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है, वो कहाँ पे होता है? वो कोर के अंदर होता है, ये आपने कभी नहीं भूलना है। और आप ये भी देखिएगा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो कोर है इसका साइज़ कितना होता है? सो ये कोर जो है वो हमारे पास सोलर रेडियस का 25% होता है, ठीक है जी? सो सोलर रेडियस का 25% होता है हमारे पास कोर जो है, ये भी आप कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो पता चल गई। आखिरी क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाएगा, जो होगा, वो ये है इसका टेम्परेचर कितना है? तो इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचिए 15 मिलियन जो है वो डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर होता है। ये आपने बातें नहीं भूलनी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बताया कि सूरज के सेंटर में, कोर में, जो कोर है हिस्सा है उसे कोर कहते हैं। हॉटेस्ट रीजन है, वही है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वही है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मेन हिस्सा है। और ये हमारे पास अगर हम बात करें, सो ये 25% सोलर रेडियस पे 25% जो है वो सूरज का ये हिस्सा बनाता है। इसके हम मुतालिक हमने ये देखा कि यहाँ पे 15 मिलियन सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। 15 मिलियन इमेजिन कीजिए ज़रा। और हम लोग जो हैं 45 के ऊपर जो हैं वो हम आग बगोला हो जाते हैं, तो 15 मिलियन सेल्सियस जो है वो कहाँ पे होगा? खैर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सो कोर क्लियर हुआ आपको? कोर के बारे में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे समझ में आ गए? ये क्या-क्या हो सकते हैं? कैसे-कैसे हो सकते हैं? क्लियर हुआ आपको? ग्रेट, एक्सीलेंट। क्या मैं यहाँ पे मुझे बताइएगा, मैं उस जीनियस का नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पे। कोई ऐसा है जो ये कह सके कि सर जो आपने अभी तक पढ़ाया, वो मुझे सारे का सारा जो है वो आ गया। बल्कि हम उस जीनियस की जो है वो यहाँ पे उनके एहतराम में एक जो है वो पिक्चर भी ड्रा करेंगे। जी, मरियम ज़फ़र हैं, सीरत हैं, आमना हैं, इनको जो है वो यहाँ पे हो गया। ग्रेट, एक्सीलेंट। सो हमारे पास फीमेल्स को हुआ, तो ये पिक्चर के ऊपर जो है वो बाल लगा देते हैं। जस्ट किडिंग। ओके जी। 70% खतीजा साहिबा को हो गया। खतीजा साहिबा एक्सीलेंट। आगे चलते हैं जी यहाँ से। अब हमें कोर की समझ आ गई। अब कहानी में जी, 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 ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो दूसरा ज़ोन है, वो ये है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। रेडियो एक्टिव जो है ज़ोन, वो क्या होता है जी? इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात याद रखिएगा, इस ज़ोन का एक और नाम भी होता है और इसे हम रेडिएटिव कहते हैं, रेडिएटिव ज़ोन भी कहते हैं या रेडिएशन ज़ोन भी कहते हैं। सो जो भी रेडियो एक्टिव होगा, रेडिएशन होगा, रेडिएटिव होगा, वो इसी ज़ोन की बात हो रही है। इसका नाम जो है वो हमारे पास डिराइव किया जाता है, किस वजह से? कि अगर आप गौर से देखें कि क्या यहाँ से ये हमारे पास जो एनर्जी है, जो कोर से आएगी, वो क्या होगी? कि एनर्जी आउटवर्ड लेके जा रही है। ये जो लेयर है हमारे पास, जिसको हम रेडियो एक्टिव लेयर कहते हैं, इसने एनर्जी यहाँ पे बाहर लेके गई तो कलर चेंज हुआ। ये आप देख रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ से बाहर ये लेयर जो है वो लेके गई। ये जो कोर से एनर्जी थी, इस लेयर ने क्या किया, उसको बाहर लेके गई। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको रेडियो एक्टिव ज़ोन कहते हैं। बात समझ में आई? रेडियो एक्टिव ज़ोन इसीलिए कि ये जो रेडियो एक्टिव है, रेडिएशंस हैं, लेके जाती है। और ये थर्मल रेडिएशंस एनर्जी जो एनर्जी है,
उसको इसने बाहर लेके, ये ट्रांसफर करती है एनर्जी को जो है वो कोर से बाहर की तरफ। यहाँ तक क्लियर? इस बात की समझ आ गई जो बात मैंने समझाई कि ये रेडियो एक्टिव ज़ोन क्यों रेडियो एक्टिव ज़ोन है? ये एनर्जी को बाहर की तरफ लेके जाती है, इसलिए हम इसे रेडियो एक्टिव ज़ोन कहते हैं। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास 2 लेयर्स हो गई, इसके मुतालिक सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एनर्जी को बाहर लेके जाती है और इसके 3 नाम हैं। रेडियो एक्टिव है, रेडिएटिव है और रेडिएशन है, कोई भी एक नाम इसका हो सकता है। सो जी, कहानी में हमने सूरज के 2 हिस्सों को बड़े ढंग से समझने की कोशिश कर ली। फोटोस्फीयर ये बाकी आसान से हैं, ये इनको जो है वो आपको देखेंगे कि ये वाला हिस्सा क्रोमोस्फीयर क्या है, कोरोना जो आपको नज़र आता है बाहर से, तो मैं वही डिस्कस करूँगा जो हमारे पास एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो हमारे पास ज़ोन है, इसको हम कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन ज़ोन कहते हैं। कन्वेक्शन, अच्छा जी, कन्वेक्शन जो है वो क्या है? अब कोई मुझे बता सकता है कि जो वो कन्वेक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? कन्वेक्शन ज़ोन की तो हम बाद में बात करेंगे। कन्वेक्शन आप जानते हैं कि कन्वेक्शन किसको कहते हैं? कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वेक्शन उस हरकत को कहते हैं, मूवमेंट को कहते हैं जो एक फ्लूइड के अंदर होती है, जो बहुत गर्म फ्लूइड होता है और वो क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है? मूव करता है। सो उसको जो है वो मूव करते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में बात करूँ तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है अपने हीट फ्लूइड की मूवमेंट के साथ जो है। सो कन्वेक्शन उसको कहते हैं। प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट ऑफ अ हीटेड फ्लूइड। सो अब जो है वो हमारे पास ये कन्वेक्शन ज़ोन है। अब मैंने बता दिया कि मूव होगी जो है, हमारे पास जो है एनर्जी का फ्लो होगा। सो अब ये हमारे पास कन्वेक्शन एनर्जी का फ्लो करती है आउट की तरफ जो है वो। सो रेडियो एक्टिव ज़ोन ने किया, इसको जो है वो मूव किया, इसको लेके आई कहाँ पे, कन्वेक्शन ज़ोन की तरफ, और अब कन्वेक्शन ज़ोन जो है वो इसको आगे लेके चलता है। तो फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? देखो, कन्वेक्शन के अंदर जो प्लाज़्मा पाया जाता है, वो डेंस नहीं है, वो इतना डेंस नहीं है। उसका काम क्या है? वो आपका मटेरियल ऐसा है जो कि सिर्फ़ मूव करता है, लेकिन वो ज़्यादातर हरारत को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादातर हीट जो आती है हमारे पास, रेडियो एक्टिव अब्ज़ॉर्ब नहीं करती है, ये अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और फिर क्या करती है, कुछ को आगे ट्रांसफ़र करती है, और यही वो प्रोसेस है जो कि कन्वेक्शन करती है। कन्वेक्शन का ये काम है। आपको ये समझाना जो है वो मकसद है। अब हम फोटोस्फीयर को देख लेते हैं कि फोटोस्फीयर क्या है। कन्वेक्शन का पता चल गया आपको। एक बाउंड्री जो होती है, जो सन का इंटीरियर है, ये हमारे पास कोर सन का इंटीरियर है। रेडियो एक्टिव ज़ोन जो है हमारे पास, ये रेडियो एक्टिव ज़ोन है, ये रेडियो एक्टिव ज़ोन है, और ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्शन है। सो इन तमाम को हम कहते हैं कि ये सन का इंटीरियर है। सन का इंटीरियर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहला कोर होगा, दूसरा रेडियो एक्टिव ज़ोन होगा, तीसरा कन्वेक्शन या कन्वेक्टिव ज़ोन होगा। सो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सन का इंटरनल या इंटीरियर कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, वो 3 पे होगा। पहला कोर, रेडियो एक्टिव और कन्वेक्शन। अब जो इंटरनल को, सन के इंटीरियर को, और जो सोलर एटमॉस्फेयर है, इनको अलग, ये हमारे पास सोलर एटमॉस्फेयर है, ये जो सारे का सारा है ना, ये सारे का सारा जो है वो सोलर एटमॉस्फेयर है। अब इनको जो अलहदा कर देता है वो हमारे पास फोटोस्फेयर होता है। फोटोस्फेयर का पता चल गया? दोबारा सुनो, फोटोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो सन के इंटीरियर को, जो 3 लेयर्स मैंने बताई, कोर को, रेडियो एक्टिव और कन्वेक्शन को अलहदा कर देता है सोलर एटमॉस्फेयर से। अब सोलर एटमॉस्फेयर क्या है मैंने बताया, ये सारे का सारा जो है वो जो अलहदा करने वाला है उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर का पता चल गया? यस, नो? ओके, नो। सीरत को नहीं पता चला। सीरत अपना माइक ओपन करें, मैं जरा आपको सुनना चाह रहा हूँ कि कहाँ से नहीं पता चला आपको, और फिर हम उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं। माइक ओपन कीजिएगा प्लीज अपना, सीरत।
सर श्योर बहुत है, चलें जी, कोई बात नहीं सीरत। फिर आप ना दोबारा समझ लीजिएगा, वॉइस नोट में मुझे भेज दीजिएगा कि सर मुझे एग्जैक्टली यहाँ से नहीं पता चला, तो शायद हम ज्यादा अच्छे से आंसर कर सकें, बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, हमें इसको कंप्लीट करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो वो पूछ लें। अगर आप मुझे कहें सर एनाटॉमी ऑफ द सन दोबारा समझाएं, तो वो शायद फिर मुमकिन नहीं हो सकेगा, उसके लिए हमें एक और लेक्चर लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हमें जो है वो एक और चीज समझनी है। फोटोस्फेयर हमें समझ में आ गया। अब जो सूरज का, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो लोअर रीजन होता है, जो निचला रीजन होता है, जो सोलर एटमॉस्फेयर का, मैंने बताया कि ये सारे का सारा सोलर एटमॉस्फेयर है। अब देखो बाहर से देखने की कोशिश करो। बाहर से अगर मैं ये कहूं तो मुझे बताओ यही लोअर रीजन बनता है, यही लोअर रीजन बनता है। अगर हम बाहर से देखते हैं तो यही लोअर रीजन बनता है, ये वाला बनता है या ये वाला बनता है। सो डेफिनेटली अगर मैं इसको बी का नाम दूं और इसको ए का नाम दूं, तो ए लोअर रीजन में आता है या बी लोअर रीजन में आता है? लोअर रीजन, लोअर। सो डेफिनेटली आप समझेंगे कि बी जो है वो हमारे पास लोअर रीजन में आता है, बी आता है। अब जो बी जो लोअर रीजन में आता है, इस लोअर रीजन को हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। अब हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। अब देखें ये क्रोमोस्फेयर क्या होता है, दोबारा मैं इसको बताऊंगा। क्रोमोस्फेयर पे एक ही सवाल आया हुआ था, और ये था कि क्रोमोस्फेयर किस जुबान से है और उसका मतलब क्या है। देखो ये ग्रीक जुबान से लिया गया है, और ये इसका मीनिंग जो है, ग्रीक जुबान में वर्ड वर्ड था हमारे पास क्रोमा, CHROMA, क्रोमा। सो क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जो क्रोमा है, क्रोमास्फेयर, ये हमारे पास इसका जो कलर है ये ब्राइट सा रेड है, ठीक है, ब्राइट रेड है। जब हम जो है वो सोलर इक्लिप्स में देखते हैं ना, तो हमें ये ब्राइट रेड नजर आता है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो लास्ट पे है, वो हमारे पास है जी अपर मोस्ट पोर्शन जो है वो कोरोना है। और कोरोना जो है ये काफी ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू फोटोस्फेयर जो है वो, ठीक है। तो अब जब आप सूरज को देखेंगे, जरा क्विकली जो है मुझे बताइएगा। मैं इसको जो है वो हाइड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सी, और इसको फिर हम कंक्लूड करते हैं। मुझे बताइएगा कि एक सूरज के अंदर टोटल कितने जो है वो हिस्से होते हैं जो आपने पढ़े हैं। ये पिक्चर मैंने क्लोज कर, पिक्चर क्लोज होगी ना आपके सामने? अच्छा जी, कितने होते हैं जी? 6 होते हैं, 3 इंटरनल। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा सबसे इनर पे कौन होता है? सबसे इनर पे कौन होता है? सबसे इनर में कौन होता है? कोर होता है। कोर के बाद वाला जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? कोर के बाद जो दूसरे नंबर पे, आप टू भी साथ लिखे ना, 2 पॉइंट रेडियो एक्टिव लिखे, ताकि मुझे पता चले ये 2 है, 2 रेडियो एक्टिव है, ठीक है जी। अच्छा जी, थर्ड पे क्या होता है आपके पास? थर्ड पे क्या होता है जी? थर्ड पे आपके पास कन्वेक्शन जोन होता है। चलें देख लीजिए कि आपने ठीक बताया, कोर है, रेडियो एक्टिव है, कन्वेक्शन है। फोर्थ पे बताइए कौन सा होता है? फोर्थ पे क्या होता है? फोटोस्फीयर होता है। एक्सीलेंट। फिफ्थ पे मुझे बताइए कि क्या होता है? फिफ्थ पे क्या होता है आपके पास जो है वो? फोटोस्फीयर के बाद फिफ्थ पे क्या होता है? क्रोमोस्फीयर, ये था। और सिक्स पे आपके पास क्या होता है जी? आपके पास कोरोना होता है। कभी भूलोगे तो नहीं, पक्की बात है, याद रहेगा। एनाटॉमी कभी नहीं भूलोगे, कौन क्या है कैसे नहीं है, आई एम श्योर अब याद रहेगा। अच्छा चले, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपने सूरज के मुतालिक इतनी चीजें पढ़ ली और सूरज इस पे बिल्कुल गुस्सा ना करे? आप देख सकते हैं कि सूरज की तो आंखें और ये नोज और ये सब कुछ निकल आया। अब कुछ राज की बातें जो सूरज ने आज तक किसी को नहीं बताई, और इवन सूरज मेल है, और हमने बताया था कि मिल्की वे के गिर्द जो है वो चक्कर काटता रहता है। कितने देर में ये चक्कर काटता रहता है बेचारा? कितना ट्रैवल करना पड़ता है इसको? कितने ईयर्स लगते हैं चक्कर इतना मुकम्मल करने में? 200 एंड कितने मिलियन ईयर्स होते हैं जी? 50 मिलियन ईयर्स। अब देखो सूरज का डायामीटर, डायामीटर अब जानने की कोशिश करो। ये सूरज ने वैसे ये बातें जो हैं वो बताई नहीं अभी तक, लेकिन चले सूरज का डायामीटर जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा
कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 1940, याद रहेगा? 1940 तक तो कहानी याद रहेगी ना, 1940 तक। अब मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 1939। ये तो याद रखना आसान है ना, 1939, 1940। अब मैंने, मेरा दिल किया कि यहाँ से एक को खत्म कर देता हूँ, यानी 1939 में से मैंने क्या किया, 139 बन गया, 9 उड़ा दिया। 139, 1940 किलोमीटर इसका डायामीटर है, याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं? सूरज का डायामीटर कितना है? समझ आया 1939 40 फॉर्मूला क्या था? ये सूरज का डायामीटर है, इसकी पहली बात जो है वो याद रही। आई एम श्योर कि ये नहीं भूलोगे कभी भी। एग्जैक्टली, ग्रेट। अच्छा जी, सूरज के बारे में एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। सो सूरज का वजन कितना है? वैसे तो सूरज बहुत डाइटिंग शाइटिंग करता रहता है, ऑब्वियसली, यू नो द वेरी रीजन इज मिल्की वे इज द रीजन। मेहनत करता है सूरज। सूरज को लगता है कि खुद को फिट रखूंगा, अपना वेट मेंटेन रहेगा, तो यू नो मुझे जो है वो, मैं ज्यादा देर तक जो है वो जिंदा रह सकूंगा। लेकिन फिर भी सूरज हमारी जमीन से जो है हल्का होगा, भारी होगा? क्या आइडिया लगता है? हल्का होगा, भारी होगा? हैवी होगा, एग्जैक्टली। तो हमारी जमीन से जो है वो ये भारी है। पता है कितना भारी है? इसका जो है वो वजन जमीन से 330 किलोग्राम ज्यादा है। मान लेंगे आप इस बात को कि 330 किलोग्राम ज्यादा है? आप इसको मान लेंगे कि इसका वजन जमीन से 330 किलोग्राम ज्यादा है, या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अच्छा, अगर मैं लिखूं 330 टाइम्स ऑफ अर्थ, फिर मान लेंगे? या अभी भी लगता है कि कम है, ज्यादा होगा, सूरज ने खराब किया होगा? नहीं जी, ये 330 टाइम्स जो है वो जमीन से बड़ा नहीं है। ये 330 के बाद जो है वो, चूंकि ये 330 लिखा आपने, एंड वाला जो जीरो है उसको 3 दफा रिवाइज कर देंगे तो ये सूरज का वेट हो जाएगा, याद रहेगा। 330 और एंड पे जो जीरो है 3 दफा रिवाइज कर दिया जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। सूरज के बारे में ये राज की 2 बातें आपको पता चल गई। मेरा कंसर्न ये है कि आई थिंक जमीन हैवी है। समीदा, जैसे ही आप, जब तक आप जमीन पे हैं जमीन हैवी होगी, आप सूरज पे चले जाए फिर सूरज हैवी हो जाएगा। हम जस्ट किडिंग। वो सूरज ज्यादा हैवी है, ठीक है? जमीन तो बेचारी मासूम सी, अभी हम उसको देखेंगे, बड़ी भोली वाली सी, वो कलरफुल है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सो जी, डायमीटर याद हो गया और हमारे पास जो है वो इसका मास हमें पता चल गया, वेट पता चल गया हमारे पास कितना है। आपको पता है सूरज की कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन बना किस किस चीजों से है? मैंने बताया अभी किन से बना होता है ज्यादातर हिस्सा इसका। मैंने 2 गैसेस का बताया, आपको बता सकते हैं कौन कौन से है? हाइड्रोजन का मैंने बताया, और मैंने आपको हीलियम का बताया, H2 प्लस He। ये बातें सूरज को के बारे में आपको पता चल गई। लेकिन याद रखिएगा, हाइड्रोजन तो है सूरज के अंदर सिर्फ 74%। ये बातें सूरज ने आज से किसी को पता नहीं चलने दी। प्लस हीलियम है इसके अंदर 24%। अब ये तो 100% नहीं बनता है, ये तो हमारे पास कुछ और भी बाकी है। तो सूरज के पास 2% कुछ और है जो इसने आज तक नहीं बताया था, और आज हमने उस राज से पर्दा उठाया है, वो है जी हैवी मेटल्स। सो जी, सूरज के पास जो है कंपोजिशन में 74% हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है और 2% हैवी मेटल्स है। ये कभी नहीं भूलना, याद रखना। अब सूरज की डेंसिटी, डेंसिटी होती क्या है, जरा खुद से इसको सर्च करने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सूरज की डेंसिटी 1.41 है, और अगर नहीं याद रहेगा तो बस ये कभी ना भूलना कि 1.41 ऑब्लिक cm3, ये हमारे पास इसकी डेंसिटी है। अब बात करते हैं कि सूरज जो है इसको गुस्सा कितना आता है, भाई इसका टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है? तो सूरज का जो टेम्परेचर होता है वो मैंने बताया था कितना होता है, दोबारा बता दूं, 15 मिलियन होता है जो सेल्सियस में है। एक दफा एग्जामिनर ने पूछ लिया फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट में 27.5 डिग्री होता है फॉरेनहाइट में, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो
ये इसका जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन ये टेम्परेचर पता है कहाँ का है? ये टेम्परेचर कोर का है, ठीक है? सो अगर कभी कोर का टेम्परेचर पूछे तो वो ये होगा, लेकिन अगर कभी वो सरफेस का पूछ ले, जैसे कि मैंने बताया था कि सरफेस पे टेम्परेचर कम हो जाता है, तो सरफेस पे आ जाता है 5500 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है जी? अब आते हैं जी छठे नंबर पे अहम चीज़ पर। वो अहम चीज़ ये है जी कि फासला कितना है इसका ज़मीन से? ज़मीन से अगर आपने सूरज पे जाना है तो आपको सिर्फ़ ₹150 देने पड़ेंगे। ₹150 आपका किराया लगेगा और आप सूरज पे पहुँच जाएँगे। या बाज़-औक़ात जो है अगर आप चाहें तो ₹93 में भी जा सकते हैं। आसान कर लेते हैं, जो डिस्टेंस है अगर आपने अर्थ से जाना है, ट्रैवल करना है सन की तरफ, तो अगर आप समझना चाहते हैं मिलियन किलोमीटर्स में, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स, ये समझ लो। समझ लो कि इतना आपको जो है वो इसका किराया पे करना पड़ता है। माइल्स में करोगे तो 93 मिलियन माइल्स जो है वो हो जाएगा, 7 नंबर पे। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, सूरज मूव कर रहा है सेंटर ऑफ गैलेक्सी के गिर्द। तो ये जो मूव करता है कितने मिलियन ईयर्स में करता है? 250 ईयर्स में। लेकिन ये सूरज की जो रेज़ हैं, जो शुआएँ हैं, ये ज़मीन पे कितनी देर में पहुँचती हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कभी ना भूलना। ये 8 मिनट के अंदर आती हैं प्लस कुछ सेकंड्स भी लेते हैं, वो 20 सेकंड्स के अंदर जो है वो आप तक पहुँचती हैं। ये तो था सूरज के बारे में कुछ बातें। हमारा टाइम पूरा हो गया, 3 मिनट ऊपर हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं रुक के पूछूँगा कि समझ में आया? कुछ पता चला कि हमने क्या डिस्कस किया आज का लेक्चर, या सर के ऊपर बहुत ऊपर से गुज़र गया? गुड, एक्सीलेंट, आप सब ज़हीन हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कोई लेना चाहता है तो। अब हम क्या करते हैं, अब आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इजाज़त से नहीं मैंने नहीं बताना सीरत, मैं नहीं बताऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा। मैंने नहीं बताना इसका 6 एंड 7 पॉइंट क्या था। डिस्टेंस की बात करें, स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, डिस्टेंस बताया था मैंने इसका कि 150 मिलियन किलोमीटर्स हैं, माइल्स में कर लेंगे ज़ीरो तो 93 मिलियन माइल्स हो जाएगा। एक मैंने ये बताया और ये बताया कि ये चक्कर 250 मिलियंस में लगाता है और रेज़ इसकी 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुँचती है, सिर्फ़ मैंने ये बताया आपको। अच्छा जी, ये जो है कुछ और आपके साथ डिस्कस करना था और आखिरी बात थी, उसके बाद मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। ओके, ओके, अच्छा जी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेक इट आउट। ओके। हुँ। अच्छा जी, अब हमें जो है वो आखिरी चीज़ जो है वो समझनी है, वो हमारे पास है जी प्लैनेट्स के बारे में जो है वो। ये प्लैनेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो आप सबको पता ही है कि प्लैनेट किसको कहते हैं। अच्छा मेरा जो कंसर्न है वो प्लैनेट को लेके कुछ थोड़ा-सा जो अभी हम बात करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ है, वो ज़रा हट के है। प्लैनेट्स के बारे में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ जो अभी आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। मेरा कंसर्न ये है, ज़रा पास करते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं ये तो एक बचपन से आपने फ़ॉर्मूला सुनते आए हैं, आपको नेम याद हैं और अभी तक होंगे आप सबको। टाइम एंड अगेन जो है वो ये फ़ॉर्मूला है, मरकरी है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट एल्स, ठीक है? सो माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट एल्स। तो हम जो हैं वो यहाँ पे इनको याद हो गया हमारे पास, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉडल्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब यहाँ पे आखिरी बात और उसके बाद मैं सेशन को एंड करूँगा, वो ये है कि प्लैनेट्स 2 तरह के होते हैं हमारे पास। कुछ होते हैं इनर प्लैनेट्स और कुछ होते हैं आपके पास आउटर प्लैनेट्स। अब ये आपसे वो अक्सर पूछ लेता है। इनर प्लैनेट्स के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है, ये इनर कहलाते हैं। आउटर के अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है, ये आउटर कहलाते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले तो इनको देखिएगा, प्लैनेट्स के बारे में बाकी डिटेल्स हैं, हम इनको जो है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। होप सो आप बड़े ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपने बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे इसको देते हुए सेशन को, और आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको जो है इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट की समझ आई, और कल हम जो है वो इसे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। खुदा हाफ़िज़।